बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो स्टूडेंट्स, हमारे ये केमिस्ट्री क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 39 है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक तो डिफरेंस हम देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन टू एटॉमिक थ्योरीज। कौन कौन से वाले जी? एक तो रदरफोर्ड की एटॉमिक थ्योरी और उसका डिफरेंस फ़र्क देखेंगे कि बोहर एटॉमिक थ्योरी के साथ। और दूसरा हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे टेस्ट योरसेल्फ, जो आपके 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं शॉर्ट, उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए बुक की जानिब बढ़ते हैं। लेट द समरी ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू थ्योरीज। फर्स्ट वन इज रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी एंड द सेकंड वन इज बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट डिफरेंस जो है वो उससे देखते हैं। कह रहे कि इट वाज बेस्ड ऑन क्लासिकल थ्योरी। अब भाई क्लासिकल थ्योरी क्या चीज़ थी? हमने जब ये रदरफोर्ड का एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी तो हमने कहा था कि भाई अगर उसने मॉडल पेश कर दिया है कि इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है, तो हमें क्लासिक थ्योरी ये कहती थी कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल्स है तो उसे लाजमी तौर पे रिलीज़ या अमिट यानी कि ख़ारिज करनी होगी अपनी एनर्जी को कंटिन्यूसली, लगातार। ठीक है, क्लासिक थ्योरी ये कहती है कि लगातार वो अपनी एनर्जी जो है वो ख़ारिज करेगा अगर वो चार्ज पार्टिकल्स है, और फिर करते करते क्या होगा, आखिरकार वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। तो ये थी क्लासिक थ्योरी। और जबकि बोहर एटॉमिक जो थ्योरी थी उसमें क्या था कि इट वाज बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी। तो वो उसकी जो बुनियाद थी वो क्वांटम थ्योरी पे थी, जो कि हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर भी चुके हैं कि क्वांटम थ्योरी में ये कहा गया था कि अगर एक चार्ज पार्टिकल्स एक ऑर्बिट के अंदर रहता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, तो फिर क्या करेगा, ना तो वो जो है वो इमिट करेगा, खारिज करेगा, और ना ही वो एब्जॉर्ब करेगा, जज़ब करेगा एनर्जी को। लेकिन अगर वो जो है वो इमिट और एब्जॉर्ब तब करेगा जब वो इलेक्ट्रॉन जंप मारेगा हाई एनर्जी वाले ऑर्बिट के अंदर या फिर लो एनर्जी वाले ऑर्बिट के अंदर। जब हाई एनर्जी वाले ऑर्बिट के अंदर जाएगा तो एनर्जी को लेगा और उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी और वो हाई एनर्जी वाले में चला जाएगा। लेकिन जब हाई से लो में आएगा तो हाई से लो में आने के लिए उसे अपनी एनर्जी कम करना है, तो वो अपनी एनर्जी कम कैसे करेगा, इमिट कर देगा, खारिज कर देगा, और हाई एनर्जी वाले ऑर्बिट से लो एनर्जी वाले में आ जाएगा। तो ये था जी फर्स्ट डिफरेंस। ठीक है, अब सेकंड है हमारे पास कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इसमें कहता है कि जी इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं। ठीक है, लेकिन ये नहीं बताया था कि ऐसे घूमते हैं। खैर, इसमें क्या है जी, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स एनर्जी। तो देखें क्या फ़र्क हुआ, उसने बस इतनी बात कह दी भी घूमते हैं, आगे उसने कुछ नहीं बताया था रदरफोर्ड ने कि भी कैसे घूमते हैं। लेकिन बोहर्स एटॉमिक थ्योरी के अंदर ना सिर्फ उन्होंने ये बताया कि ये इलेक्ट्रॉन इसके गिर्द रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के गिर्द, बल्कि ये भी बताया कि ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करते हैं और जिन ऑर्बिट्स की फिक्स एनर्जी होती है। ठीक हो गया। उसके बाद थर्ड जो डिफरेंस था वो ये था कि नो आइडिया अबाउट ऑर्बिट्स वाज इंट्रोड्यूस। कोई ख़ास किस्म का स्पेसिफिक आइडिया रदरफोर्ड ने नहीं दिया था कि भाई ये घूमते हैं तो किस तरह से घूमते हैं। लेकिन बोहर्स ने क्या किया, एक ख़ास जो है स्पेसिफिक आइडिया दिया। उसने कहा कि भाई ऑर्बिट हैड एंगुलर मोमेंटम, कि हर ऑर्बिट का एक ख़ास एंगुलर मोमेंटम है जिसके अंदर वो रहता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि एटम शुड प्रोड्यूस कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। तो रदरफोर्ड में क्या होना था कि एटम को कंटिन्यूस लगातार स्पेक्ट्रम जो है वो दिखाना चाहिए था। लेकिन बोहर्स में चूँकि एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन की हर वक्त कंटिन्यूसली रिलीज़ नहीं होती, तो जब जब वो जो है जंप करता है ऊपर नीचे ऑर्बिट्स में तभी एनर्जी रिलीज़ होती है। तो फिर बोहर्स एटॉमिक थ्योरी में हमारे पास किस तरह का मिलेगा, एटम शुड प्रोड्यूस लाइन स्पेक्ट्रम। जब जब वो जंप करेगा तब तब हमें स्पेक्ट्रम आएगा, तो फिर लाइनें सी बनेगी। लेकिन रदरफोर्ड में चूँकि लगातार जो है वो एनर्जी होती रहती है, तो फिर हमें लगातार जो स्पेक्ट्रम है वो मिलना था। किस तरह का मिलना था, कुछ देख लेते हैं जी, पिक्चर्स आपको ड्रा कर दिखाते हैं। तो देखें जी, ये था हमारे पास रदरफोर्ड कि हमने अंदाज़ा लगाया कि शायद वो इस तरह का कुछ जो है वो रिवॉल्व कराना चाह रहे हैं। तो उसने चूँकि कंफर्म नहीं बताया था हमें, तो इस तरह का हमने जो है सोचा कि भी इस तरह करेगा, और इस तरह अगर करेगा तो उसकी एनर्जी हर टाइम जो है वो रिलीज़ होगी क्लासिक थ्योरी के मुताबिक, और वो आखिरकार जाके न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा और एटम जो है वो तबाह बर्बाद हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है,
और इसमें जो है वो देखें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ऊपर जो है वो रदरफोर्ड का इस तरह का होना चाहिए था, हर टाइम कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो खारिज करेगा तो हमारे पास कलर्स डिफरेंट बनेंगे। लेकिन हमारे पास जो बोहर एटॉमिक थ्योरी है वो नीचे वाला इस तरह का ग्राफ बनना चाहिए कि जब जब वो ऊपर नीचे जाएगा तो हमारे पास एक लाइन जो है वो कलर में देगा एनर्जी। और जनाब इस तरह हमने देखा था कि ये जो है हमारे पास किसके थे, ये वाले बोहर एटॉमिक थ्योरी के थे कि जब वो जाएगा तो एनर्जी लेगा और उसके जो है वो फिक्स एंगुलर मोमेंटम था। ठीक है, तो कुछ इस तरह से था। ठीक है जी, तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास जो है वो एटम एग्जिस्ट करता है और टूटता नहीं है। ठीक है, अब दोबारा से बुक की जाने बढ़ते हैं। तो अब लास्ट पॉइंट है जी कि एटम शुड कोलैप्स। रदरफोर्ड वाले में क्या होगा, जब उसकी एनर्जी ख़त्म होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी और आखिरकार वो जाके न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा और एटम जो है वो कोलैप्स हो जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन बोहर एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक एटम शुड एग्जिस्ट, एटम जो है वो मौजूद रहेगा, उसकी एग्जिस्टेंस जो है वो एग्जिस्ट करता रहेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते रहेंगे और न्यूक्लियस के अंदर नहीं गिरेंगे और एटम जो है वो नहीं टूटेगा। तो ये था हमारा डिफरेंस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो है वो आप इसको अच्छे से याद करेंगे, लिखेंगे भी। उसके बाद भाई हम बढ़ रहे हैं अब नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है इस लेक्चर का, टेस्ट योरसेल्फ 2.2 की जानिब। तो चलिए इनके आंसर्स की जानिब बढ़ते हैं। इंडियन में फर्स्ट क्वेश्चन वो पूछ रहा है कि हाउ वाज इट प्रूव्ड दैट द होल मास ऑफ एन एटम इज लोकेटेड एट इट्स सेंटर। तो कि भी कैसे पता चला कि भी जो उसका मास है वो उसके सेंटर में है। तो हमें ये रदरफोर्ड के जो है उसने जब गोल्ड फॉइल वाला एक्सपेरिमेंट किया था तो तब हमें पता चला था। क्यों? क्योंकि हमारे पास ज़्यादा जो थी अल्फ़ा पार्टिकल्स वो गुजर गए थे और कुछ जो है वो टकराए थे। तो इससे पता चला था कि जो ज़्यादा मास है उसका वो वॉल्यूम जो है वो खाली है और कुछ जो है वो भरा हुआ, तो इट मीन्स कि वो सेंटर में है। ठीक है, रदरफोर्ड प्रूव दैट मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल pass through the gold foil which proves that most of the volume occupied by an atom is empty। तो आप यहीं से भी कर सकते हैं आंसर, या फिर जो हमने रदरफोर्ड वाला पढ़ा था वहाँ से भी कर सकते हैं। Only few particles are bounced back which shows that whole mass of the atom is located at the center of the atom। कभी जब उसने गोल्ड फाइल से किया उसने देखा कि जो ज़्यादातर वॉल्यूम है एटम का वो खाली है, कुछ पार्टिकल चूँकि वापस मुड़े थे, जिससे ये जाहिर हुआ कि जो एटम का सारा मास है वो सेंटर के अंदर मौजूद है। उसके बाद भाई सेकंड, हाउ वाज इट शोन दैट एटॉमिक न्यूक्लियाई आर पॉजिटिवली चार्ज। कैसे पता चला कि जो एटम के न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव उसके ऊपर चार्ज है। तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट, तो ये भी रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से पता चला कि अ फ्यू अल्फ़ा पार्टिकल्स, कुछ अल्फ़ा पार्टिकल जो हैं वो बाउंस बैक हुए हैं एट वेरियस एंगल, डिफरेंट एंगल्स के ऊपर, जिससे ये साबित हुआ कि सेंटर जो है वो पॉजिटिव चार्ज एटम्स है। भाई अल्फ़ा पार्टिकल से ये कैसे साबित हो गया? तो भाई अल्फ़ा पार्टिकल जो हैं आपके पास इस तरह से उनका फार्मूला है He2+, ठीक है, हीलियम 2+, ठीक है, ऊपर आना था यहाँ पे 2+ इस जगह पे, ठीक है, तो E है। तो भी आपको पता है कि पॉजिटिव आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, क्योंकि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। जब हमने इनको बम्बार्ड किया तो क्या हुआ, पॉजिटिव ने आपस में एक दूसरे को रिपेल किया, तो इससे पता चला कि भाई उसके अंदर भी जो है वो पॉजिटिव ही है। उसके बाद भाई हमारे पास है थर्ड कि नेम द पार्टिकल्स विच डिटरमाइन द मास ऑफ एन एटम, कि कौन से ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनसे एटम का मास बनता है। तो भी हम ये पहले भी चैप्टर 1 में भी पढ़ चुके हैं कि मास ऑफ एन एटम इज़ द, उनको एडिशन कर लेना है किसको, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को। तो बेसिकली कौन से पार्टिकल फिर मास बनाते हैं एटम का, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। और हमें पता है कि मोस्ट ऑफ द मास जो है एटम का वो न्यूक्लियस के अंदर होता है और हम इलेक्ट्रॉन के मास को निगलेक्ट कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। तो ज़्यादातर जो मास है चूँकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करने से मिलता है और न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो इसलिए हम कहते हैं भाई जो इनका मास है वही एटम का मास है। उसके बाद भाई हमारा है फोर्थ क्वेश्चन, कहते हैं कि व्हाट इज़ द क्लासिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन, हाउ डज़ इट डिफर फ्रॉम द क्वांटम थ्योरी। तो ये हम काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, इस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि भाई अकॉर्डिंग टू क्लासिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बीइंग चार्ज पार्टिकल होने की वजह से शुड रिलीज और इमिट एनर्जी कंटिन्यूसली, तो वो अपनी जो है एनर्जी खारिज करेगा
लगातार, एंड दे शुड अल्टीमेटली फॉल इनटू द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर जो है वो आखिरकार गिर जाएगा। ठीक है, जैसे किसी बंदे की एनर्जी ख़त्म हो जाती है तो वो गिर जाता है ना, बीमार हो जाता है, ऐसे ही वो भी जब एनर्जी ख़त्म हो जाएगी तो वो मज़ीद अपनी हरकत नहीं रख सकेगा और न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा और एटम कोलैप्स कर देगा, जैसे हम ऊपर पढ़ भी चुके हैं। और जी अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी, एज लॉन्ग एज वन इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, जब तक एक ख़ास ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रहेगा, इट डज़ नॉट emit और एब्जॉर्ब एनर्जी, ना तो ये खारिज करेगा और ना ही जज़ब करेगा एनर्जी को। द एनर्जी इज़ emitted और absorbed ओनली, तो एनर्जी जो है वो खारिज या जज़ब तभी करेगा सिर्फ कब, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर, जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट के अंदर जंप लगाएगा। ठीक है, हाउ कैन यू प्रूव दैट एंगुलर मोमेंटम इज़ क्वांटाइज्ड, लास्ट क्वेश्चन है हमारा जी। तो लास्ट क्वेश्चन में देखें बुक पे भी उसने दिया हुआ है हिंट, तो ये जनाब हिंट है आपका ना, ये वाला हिंट है, बुक पे दिया हुआ ऑलरेडी। तो भाई हिंट में कह रहा है कि लेट एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इज mvr इज इक्वल टू nh ओवर 2 पाई बाय पुटिंग द वैल्यूज, फर्स्ट ऑर्बिट का उसने खुद दे दिया है, तो ऑर्बिट का जो नंबर है वो शो होता है इस n से। ठीक है, अगर 1 होगा तो यहाँ पे 1 लगा देंगे, यहाँ पे सेकंड का देखना होगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, थर्ड का देखना होगा तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो भाई बुक वाले ने आपके लिए आसानी कर दिया और आंसर खुद ही बता दिया है, जस्ट आपने अब n की वैल्यू चेंज करनी है। मींस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट ऑर्बिट का, सेकंड से करेंगे तो सेकंड का, थर्ड से करेंगे तो थर्ड का, तो जस्ट आपने आंसर को सेकंड और थर्ड से मल्टीप्लाई करना है। ये देखें सेकंड से किया तो 2.1 हो गया, ठीक है, और थर्ड से किया तो वो हो जाएगा। अब किस तरह से होगा जी, ये देख लेते हैं। mvr इज इक्वल टू nh ओवर 2 पाई, वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं। ठीक है, अब जनाब आपने क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट की n की 1, ठीक है, और ये आंसर आ गया आपके पास। अब फिर क्या किया, सारा क्वेश्चन वही है, ये भी सारी वैल्यूज़ वही हैं, ये भी वही हैं, जस्ट इधर 1 की जगह पे क्या पुट कर देना है आपने 2, तो जब 2 पुट किया तो आपके पास आंसर आ गया 2.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻34। ये आप कैलकुलेटर पे भी पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। उसके बाद भाई एंगुलर मोमेंटम ऑफ थर्ड ऑर्बिट, तो अब जहाँ पे 2 पुट किया है वहाँ पे अब जस्ट 3 पुट करना है, और बाकी सारा वही जो आपको बुक में हिंट दिया हुआ उन्होंने। ठीक है, और क्या आ जाएगा आंसर 3.18 मल्टीप्लाई बाय 10⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो विच प्रूव्स दैट ओनली स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ एंगुलर मोमेंटम आर पॉसिबल। तो इससे पता चला कि हमारे पास एक ख़ास वैल्यू ही होंगी एंगुलर मोमेंटम की, जिससे जो है वो इलेक्ट्रॉन उसके अंदर रिवॉल्व करेगा। ठीक है जी, और ख़ास वैल्यू होंगी, तो इससे पता चला कि ये क्या है, क्वांटाइज हैं। क्वांटाइज का मतलब है कि एक ख़ास वैल्यू मुतय्यन होगी, तो ख़ास वैल्यूज़ हमने निकाल ली, तो हमें जो है वो प्रूव हो गया। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर हमने इनको अच्छे से कवर किया है। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। दुआ में याद रखिएगा, दिल लगा के पढ़िए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।